हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में बोट एंड स्टीम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, बोट एंड स्टीम का मतलब है नाव एवं धारा के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात और समानुपात के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक, बोट एंड स्टीम। देखिए, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड टॉपिक है। बस यहाँ पर स्पीड आपकी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सबसे पहली स्पीड को हम लोग बोलते हैं शांत जल में नाव अथवा नाविक की चाल। ये हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट का मतलब है मान लेते हैं कि शांत जल में नाव अथवा नाविक की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है भाई? x किलोमीटर पर आवर। दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें धारा की चाल को क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा, देखिए धारा की दिशा को हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी, वो हमने मान लिया u किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? u किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम लोग बात करें धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह में अगर हम लोग नाव की चाल बात करते हैं तो हमने मान लिया v किलोमीटर पर आवर। कितना लेट कर लिया? v किलोमीटर पर आवर। ये 4 तरीके की चालें हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट और सेलर इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह को अप स्ट्रीम बोलते हैं, वो कितनी है, v किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, कुछ फॉर्मूले हम जनरेट करना चाहते हैं, यहीं से सिखाएंगे आपको कैसे फॉर्मूले बनते हैं। मान लीजिए ये आपका नदी में पानी है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर शांत जल का मतलब क्या है, जैसे ठहरा हुआ पानी, जैसे कि तालाबों में, तो ठहरे हुए पानी में अगर नाव या नाविक तैर रहा है तो उसकी चाल कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। और जैसे बहता हुआ पानी, नदी का पानी बह रहा है तो उसमें क्या हो गया, y किलोमीटर धारा हो गई और व्यक्ति की x हो गई। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूले बनते हैं, तो पहला जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से, यहाँ से पहला फॉर्मूला जो निकल के आता है वो u बराबर, u का मतलब होता है धारा की दिशा में। अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा भी बह रही है और आप भी उस दिशा में चल रहे हैं, तो धारा आपको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। दूसरा, अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो धारा आपका विरोध करेगी, अपोज करेगी, इसलिए v बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ से तीसरा फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि अगर u और v को हम जोड़ दें आपस में, तो u प्लस वी इक्वल टू हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2x। चौथा फार्मूला हो जाएगा, अगर u और v को हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y। और एक फार्मूला हमने कल पढ़ाया था आपको, 5वां, दूरी निकालने का, डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इंटू टोटल टाइम
प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू। तो इतने ही फॉर्मूलों से हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शांत जल में नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे भाई? सोल्यूशन में सिंपल सी चीज़ है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहें तो कह सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, वाइल स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल हमको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास गिवन है x गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, और क्या गिवन है, साथ में हमें v गिवन है, v कितना है 7 किलोमीटर पर आवर, और निकालना क्या है, आपको निकालना है धारा की चाल, मतलब y निकालना है। आप मुझे इन रिलेशन में देख के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर फॉर्मूला वही यूज करेंगे जिसकी 2 वैल्यू हमें पता हो और एक वैल्यू क्या करनी हो, फाइंड करनी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v बराबर x माइनस वाई का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं v इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो v की वैल्यू हमें पता है 7 है और x की वैल्यू 10 है माइनस वाई। y को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इधर आएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 7 दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल आपको कितनी मिल गई, 3 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या होगा, आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। हमने कई बार आपसे कहा कि प्रैक्टिकल मैथ्स पढ़िए आप, कि आप समझिए कि आपकी चाल है 10, आपकी चाल कितनी है 10, और धारा की विपरीत दिशा में आप जब चले तो आपकी चाल रह गई 7। इसका मतलब धारा ने आपकी चाल को 3 किलोमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप मौखिक भी सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शांत जल में नाव की चाल बताएं। शांत जल में नाव की चाल बताना है। दूसरा है धारा की चाल बताएं। सेकंड क्वेश्चन है धारा की चाल बताएं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे सामने। अब आप समझिए कि सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, कौन से वेरिएबल, कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास धारा की दिशा माने इंग्लिश में अगर हम इस क्वेश्चन को कहते हैं तो स्पीड ऑफ
boat in downstream is 20 km/h, while speed of boat in upstream is 16 km/h. Find speed of boat in still water and also find the speed of stream. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास u गिवन है 20 km/h और v गिवन है 16 km/h. पूछा क्या है, x पूछा है पहले, फिर हमसे y भी पूछा है. ठीक है, तो सबसे पहले x की बात करते हैं. तो अगर x के लिए देखें तो आपके पास फार्मूला है u और v के रिस्पेक्ट में u प्लस वी बराबर 2x. इस फार्मूले का हम यूज करेंगे u प्लस वी इक्वल टू 2x फर्स्ट पार्ट के लिए. u की वैल्यू 20, v की वैल्यू 16 इक्वल टू 2x. तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 36/2, दैट इज़ x बराबर 18 km/h. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो हमें y चाहिए, तो u और v का डिफरेंस लेंगे. u माइनस वी इक्वल टू 2y, दैट इज़ 20 माइनस 16 इक्वल टू 2y. तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/2, दैट इज़ y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 16, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2 km/h. कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. थर्ड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है. 4 घंटे का समय लेता है. 4 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत इसी दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है. 6 घंटे का समय लगता है. ठीक है, 6 घंटे का समय लगता है. आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी. शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है धारा की चाल ज्ञात करें. धारा की चाल ज्ञात करें. शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है आपको और धारा की चाल ज्ञात करनी है. ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ सीखना चाहते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन है, क्या शांत जल में चालीस किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा. व्यक्ति को कितना समय लगेगा. ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं. ए person takes 4 hours in downstream to cover a distance of 60 km, while he takes 6 hours to cover same distance in upstream. ठीक है, अब क्वेश्चन है पहला, फाइंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. दूसरा है फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम. और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइम ही टेक्स टू कवर 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर. ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहला काम हम ये देखेंगे सॉल्यूशन में कि क्या चीज़ हमें गिवन है.
तो गिवन है सर 60 किलोमीटर दूरी दे रखी है और 4 घंटे का समय है, हमारे पास स्पीड नहीं है। तो हमें ये पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी स्पीड आ रही है, क्योंकि यहाँ तो 4 स्पीड है भाई, एक्स भी है, वाई भी है, यू भी है और वी भी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं वही हमारे पास स्पीड आएगी। जैसे पहली बार हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब समझने वाली बात ये थी कि जो 60 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है वो कहाँ तय की है, धारा की दिशा में की है। इसका मतलब यहाँ से जो s आएगा वो s ना होकर के कौन सी स्पीड होगी, u, और डिस्टेंस आपने 60 कवर करी 4 घंटे में, तो यहाँ से u की वैल्यू आपको आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। u पता चल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं से अगर हम v की बात करें तो 60 किलोमीटर आप गए हैं धारा के विपरीत दिशा में, 6 घंटे का समय लगा, तो v आपको पता चल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। u और v आपको फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो पहला सवाल है x निकालना, तो x का फॉर्मूला है 2x इक्वल टू यू माइनस वी। तो 2x इक्वल टू 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 5/2 दैट इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, 2x इक्वल टू यू प्लस वी होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी भाई। तो 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25/2 दैट इज़ 12.5 किलोमीटर पर आवर्स, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। जब यही बात हम करेंगे किसके लिए, v के लिए, तो v और u के रिस्पेक्ट में y का क्या रिलेशन है, 2y इक्वल टू है u माइनस वी। सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 2y इक्वल टू यू में से v घटाएंगे 15 - 10, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 5/2 दैट इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन समय बराबर दूरी तो हमें 40 है। अब ये चाल कौन सी होगी ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन से कि कहाँ पे वो चल रहा है, शांत जल में चल रहा है। तो शांत जल का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी चाल लेनी है, हमें x वाली चाल लेनी है। शांत जल की चाल को हमने x माना और x यहाँ हमारे पास कितना है 12.5। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 16। तो यहाँ से हो जाएगा 16/5 या 3 सही 1/5 आवर्स, 3 सही 1/5 घंटे, या आप इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं तो 3 घंटे अलग हो जाएंगे। और 1/5 आवर्स को मिनट में चेंज करने लगे 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा ये इतने मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब है एग्जैक्ट आंसर आ सकता है 3 आवर्स 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट। क्या किया गया, थर्ड क्वेश्चन एक बार और से देख लें। डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात हो रही है, तो डिस्टेंस हमारे पास 40 है और हम जा रहे हैं शांत जल में, इसमें x लिया, 40/12.5, पॉइंट हटाया 0 हो गया। सॉल्व किया हमने इसको, यहाँ से 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 को अगर हम मिनट में 1/5 को चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 3 आवर्स 12 मिनट। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लगे समय का 3 गुना समय लेता है, 3 गुना
समय लेता है। कितना समय लेता है भाई? 3 गुना। ठीक है, आगे लिखा है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाविक की चाल बताएं। नाविक की चाल बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो क्या कह सकते हैं? टाइम टेकन बाई ए सेलर इन अप स्ट्रीम is 3 times time taken in downstream for a certain distance. If speed of steam is 2 km per hour, then find speed of seller in still water. ठीक है, स्टिल वाटर में क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो देखिए आपको मैंने कई बार बताया कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है सर, तो जो रिलेशन है, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो जो रिलेशन है वो किस में होगा? स्पीड और टाइम में होगा। S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहली बार वो जा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा को हम लोग बोलते हैं U, और मान लीजिए उसको समय कितना लगा? T। कह रहा कि धारा की विपरीत दिशा में उसको कितना लगता है? 3 गुना। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल V और समय कितना लगा? 3T। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए U का मतलब हमें पता है कि U का मतलब सर क्या होता है? x + y। यहाँ पर एक बात और भी है, y गिवन है हमको कितना? y गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। तो U का मतलब होता है x, और शांत जल की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। x फाइंड करना है तो x + y की वैल्यू कितनी है? 2। ये होता है U, x + y इंटू टी। देखिए टी से टी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इक्वल टू वी का मतलब होता है x - y, दैट इज x, और y की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू यहाँ कितना बचा? 3। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। x + 2 = 3x - 6। 3x - 6 इसको इधर ले आइए, तो 2 + 6 = 3x - x, तो 8 = 2x। तो यहाँ से x = 8/2 दैट इज़ 4। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ से कि x = कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में जो नाविक की चाल है, शांत जल में नाविक की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे गिवन है नदी में बिंदु A से B तक जाने में और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है।
का समय लगता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। नदी में AB दूरी ज्ञात करें। नदी की AB दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, while speed of steam is 2 kilometer per hour. A man goes from point A to B and return back to initial point, takes 3 hours 15 minutes. Find the distance AB. ठीक है, दूरी निकालनी। दूरी का ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तब होता है जब यहाँ पर डिफरेंस इन टाइम हो। ठीक है, यहाँ चूँकि टोटल टाइम है तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, टोटल टाइम लेना होगा। हमने आपको इससे प्रीवियस क्लास में डिफरेंस इन टाइम तब लेते हैं कब, जब यहाँ पे टाइम में डिफरेंस हो। यहाँ टोटल टाइम है तो टोटल टाइम का टोटल टाइम है तो यहाँ टोटल स्पीड होगी। क्या होगी सर, टोटल स्पीड होगी। और देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। देखिए एक बात हमेशा समझिए, यहाँ पर तो 4 स्पीड है सर, तो कौन सी स्पीड लेंगे हम, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो U इंटू वी, धारा की दिशा में U चाल और धारा के विपरीत दिशा में V, और सम करना है तो इसलिए U इंटू वी, और यहाँ पर टोटल टाइम जो भी आपको गिवन हो। ये फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास गिवन क्या है सर, तो गिवन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, x गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में, साथ में y गिवन है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हमें जो फॉर्मूले में चाहिए वो u और v चाहिए। हम चाहें तो हमने कहा कि मौखिक भी कर सकते हैं कि आपकी चाल 10 है, धारा की चाल 2 है, तो धारा जब सपोर्ट करेगी तो आपकी चाल 12 हो जाएगी, और जब अपोज करेगी तो आपकी चाल 8 हो जाएगी। मतलब जब u करेंगे x प्लस वाई से 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर v निकालेंगे तो अपोज करेगी तो 10 माइनस 2 दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड सम ऑफ स्पीड है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 12 इंटू 8, सम ऑफ स्पीड 12 प्लस 8 20। समय है हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट, तो 3 घंटे 15 मिनट को लिख सकते हैं 3 प्लस 15/60। ठीक है, 3 प्लस 15/60। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 15 से इसको कट किया, 15 4 जा 60, ये कट हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 24 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13/4। 4 से और कट जाएगा, 4 6 जा 24, 13 इंटू 6 कितना होता है, 78/5, 78/5 दैट इज़ तो देखिए इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2 28, 5 5 जा 25, बचेगा 3 30 होगा, 5 6 जा 30। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई 15.6 किलोमीटर। क्या आ गई, 15.6 किलोमीटर। ये आपने दूरी निकाल ली, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टीम एंड बोट के बारे में पढ़ा। ठीक है भाई। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं हम इसको अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, दो लोगों में अगर हम बात करें रेशियो की, तो दो लोगों में अगर हम रेशियो की बात करें तो इसका मतलब हमने कहा कि ए रेशियो बी है। तो अगर दो लोगों में ए रेशियो बी है तो इसका मतलब ये भी है कि ए अपॉन बी। हम दो लोगों में अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि इन दोनों लोगों में काहे की बात हो रही है, डिवाइड की, ए डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, प्रोपोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, दो लोगों में ए प्रोपोर्शन है बी का, इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है वो बी के क्या है, बराबर है। समानुपात का मतलब है कि बराबर है। रेशियो का मतलब है सिंपल भाषा में कि दोनों में क्या है, डिवाइड का है दो लोगों में। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए कि सर क्या इन रेशियो अनुपात में क्या होता है कि जो एचसीएफ वैल्यू होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपने लिखा ए रेशियो बी 20:30, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं लिख सकते, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप इसको कैंसिल करके क्या लिखें, 2:3। ये आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए एक एक करके टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, समानुपात क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 12:20, ये समानुपात का है। प्रोपोर्शन 15, रेशियो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू बतानी है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सिंपल सा काम करेंगे हम। 12 कॉन्सेप्ट हमने बताया, रेशियो का मतलब दो लोगों में डिवाइड, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल 15/x। तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन आपको कई बार बताया कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो कैंसिल होते हैं, साथ में नोमिनेटर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करिए इसे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 3 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू यहाँ से हमें कितना आ गया, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोपोर्शन में 10, 15 और 12 का 4th प्रोपोर्शन बताएं। क्या बताना है, चौथा समानुपात। 10, 15 और 12 का चौथा समानुपात बताना है। तो इसका मतलब भी यही है सेम, क्या कि सर 10:15, 12 और 4th प्रोपोर्शन मतलब x निकालना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10/15 इक्वल टू 12/x, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से कट किया x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो हमारा 4th प्रोपोर्शन कितना हो गया, 18। ठीक है। इन दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा प्रोपोर्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 12, 8 और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। तो 8 and 12 का हमें ज्ञात करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन अगर कभी आपको निकालना पड़े, तृतीय समानुपात निकालना पड़े, तो तृतीय समानुपात का मतलब है स्क्वायर ऑफ
सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या का वर्ग करना है और डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर करना। तो सॉल्व करेंगे जब, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 18। ऐसी सिचुएशन में जब आपको क्या निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर प्रोपोर्शन से बन सकता है कि फाइंड मिड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18। 8 और 18 का मिड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं मध्य समानुपात ज्ञात करें। तो मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं इसका सोल्यूशन? मिड प्रोपोर्शन इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला होता है अंडर रूट x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसमें रख दें तो 8 इंटू 18 जो कि होता है 18 8 जा 144, तो यहाँ से मिड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य समानुपात निकाल लिया हम लोगों ने। तो प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, नोट कर लीजिए आप इन्हें। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों ने प्रोपोर्शन में देखे किस नेचर के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो में किस नेचर के सवाल बन सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए टाइप नंबर 2 डालिए। टाइप नंबर 2 में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि सर अनुपात का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो अनुपात में जैसे पहला सवाल है, आपको गिवन रहेगा, क्या गिवन होगा? दिया जाएगा a रेशियो b का मान मान लीजिए दिया हुआ है 2:3 और b रेशियो c का मान दिया हुआ है 4:5। आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा a रेशियो b रेशियो c निकालें। ठीक है, पहला सवाल। अब देखिए होता क्या है कि हमें इसे भी निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल वे ये है कि हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में ये हो रहा है कि सर b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो यहाँ जब b दोनों जगह कॉमन है तो इस b की वैल्यू भी दोनों जगह क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और किसी चीज़ को सेम करने के लिए, किसी चीज़ को अगर हमें सेम करना है, इक्वल करना है, तो वो एक ही तरीका है और वो है उसका एलसीएम, कि उसके बीच क्या लिया जाए? उसका एलसीएम लिया जाए। तो या तो आप 4 और 3 का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। और इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब b की वैल्यू दोनों जगह 12 हो चुकी है, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे, और 3 5 जा 15। और एक बात और चेक करेंगे इसके बाद कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से ये कुछ कैंसिल हो रहा हो। इसमें कुछ भी एचसीएफ नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मान लीजिए आपसे ये कहे कि सर फाइंड करिए a रेशियो c। अगर आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछ ले तो फर्स्ट और लास्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि a रेशियो c की वैल्यू थी 2/3, और रेशियो का मतलब होता है दो लोगों में डिवाइड, और b रेशियो c का मान है 4/5। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा कितना? 8, और 15 का मतलब 8:15। तो आप पहला और अंतिम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो आपने देखा ये पहला क्वेश्चन था। अब 3 रेशियो में क्वेश्चन के नेचर के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि सर यही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2a = 3b = 4c। ये आपको क्या है? गिवन है, दिया गया है भाई कि 2a = 3b = 4c। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि फाइंड, आप निकालें क्या? a रेशियो b रेशियो c निकालें। ठीक है,
अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका सर ये है बेसिक कि हम इसको इक्वल टू 1 मान लें और 1 मानने के बाद a की वैल्यू निकालें जो कि 1/2 है, b की वैल्यू यहाँ से निकालें 1 के रिस्पेक्ट में 1/3 और c की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है सर कि अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम इन सारी वैल्यूज़ का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। और आप समझ सकते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए एलसीएम की खास बात ये होती है कि जिसका हम एलसीएम लेते हैं उसी से उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमने इन सब का एलसीएम 12 लिया तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू 6, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये मेथड 2 है और ये हमारा क्या है? इस तरीके से जब हम कर रहे हैं तो ये मेथड 1 है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अगर सर तीसरा सवाल कैसे बन सकता है। देखिए अगर तीसरा सवाल बन सकता है 2a/3 इक्वल टू 4b/5 इक्वल टू 7c। ये आपको क्या है? गिवन है, दिया गया है। ये आपको क्या है? दिया गया है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c बताएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम ये है कि या तो आप बेसिक लगा दें सर। बेसिक लगाने के लिए हमने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन को ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं बेसिक अगर लगाना चाहते हैं तो इन सबको क्या मान लें? इक्वल टू 1 मान लें और 1 मानने के बाद एक एक रेशियो निकाल लें। जैसे a का मान कहाँ से क्या आ जाएगा? a का मान है 2/3, जब 1 की रिस्पेक्ट में आएगा तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली नोमिनेटर में। ऐसे ही 4/5 यहाँ का बनेगा 5/4 और 7 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1/7। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कि हम इसका क्या ले लें सर? एलसीएम ले लें। 2, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा सर 28। तो 28 के हिसाब से अगर इसे सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 28 को कितना आएगा? 14 और 14 का 3 में मल्टीप्लाई 42। 4 से डिवाइड करेंगे 7, 7 का 5 में मल्टीप्लाई 35, 7 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ये एलसीएम कहाँ गया? क्योंकि हमें पता है जो एचसीएफ वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। इसलिए आंसर हो गया 42:35:4। अब मान लीजिए ये तो हमारा एक मेथड हो गया जिससे हमने इस क्वेश्चन को किया। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते तो सर कैसे करते? मेथड 2 में आप एलसीएम ले लेते हैं जैसे कि इस सवाल में हमने किया था, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम किसका लेंगे? ये बात समझने वाली है, नोमिनेटर का लेंगे। तो 2, 4, 7 का एलसीएम हो जाएगा 28। अब हमको चाहिए a रेशियो b रेशियो c। तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? जिसका एलसीएम लिया है उसी से डिवाइड करें आप और बची हुई वैल्यू में क्या करें? प्रोडक्ट करें। ये बात हम कहाँ से सीख के आते हैं? फ्रैक्शन माने भिन्न से सीख के आते हैं। कि देखिए भिन्न में आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, जो वैल्यू एलसीएम लेते हैं बाद में इंडिविजुअल डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसका नोमिनेटर में क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो सेम वही चीज़ करनी है। आपने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया, इससे ही डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका रिमेनिंग वैल्यू में क्या कर देंगे? प्रोडक्ट करके देखते हैं। 2 से 28 को डिवाइड किया 14 और 14 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो गया? 42। 4 से डिवाइड किया 7, 7 का 5 में मल्टीप्लाई 35। 7 से डिवाइड किया 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ से भी ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। जो आपको मेथड बेस्ट लगे वो आप सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें और सर क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है 2a = 3b एंड 4b = 5c। फाइंड करना है हमको abc, फाइंड abc। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर हमें बड़ी आसानी से ही हम इसे पहले सवाल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? a रेशियो b निकाल सकते हैं। a रेशियो b कैसे निकलेगा? जब b इसके नीचे डिवाइड जाएगा, या आप ऐसे समझें, पहला स्टेप आप ये भी कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b निकालिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 3/2। यहाँ से b डिवाइडेड बाई c निकालिए, कितना आ जाएगा?
जब b डिवाइडेड बाई c निकालेंगे 5/4। कहने का मतलब अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाए तो a रेशियो b कितना है 3/2 और b रेशियो c की वैल्यू कितनी है 5/4। ठीक है, हम इस सवाल को यहाँ से भी कर सकते थे, ये हालांकि हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले जैसा दिखने लगा। अब आप इस सवाल में क्या करेंगे, b की वैल्यू को सेम करेंगे एलसीएम लेकर, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। अब 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ से जब हम ABC निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ से भी 10 ही मिलेगा और 2 4 जा 8। तो 10/8 हमारा क्या हो जाएगा ABC का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम इसको करते तो यहाँ से कैसे करते हैं, यहाँ b की वैल्यू 2 है और यहाँ b की वैल्यू क्या है 5, तो इस पूरी वैल्यू में आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर आप क्या कर देते, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, तो डायरेक्ट आ जाता a की वैल्यू 5 3 जा 15 और b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू कितनी हो जाती 8। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे ABC 15 10 और 8। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि रेशियो किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 देखेंगे क्वेश्चंस को। तो टाइप नंबर 3 में पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है A और B की आय में अनुपात 5/6 है, इनके व्यय में अनुपात 4/5 है। इनके व्यय में कितना अनुपात है 4/5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा भी गया था, इम्पोर्टेंट भी है। व्यय में अनुपात आपने लिख लिया 4/5 है। फिर है प्रत्येक की मासिक बचत कितनी है 6,000 रुपये है। प्रत्येक की मासिक बचत 6,000 रुपये है, तो ए की मासिक आय ज्ञात करें। ए की मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा income ratio of A and B is 5/6 and their expense ratio is 4/5. If saving of each person is 6,000 rupees monthly, then find the monthly income of A. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट क्या होते हैं ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखते। ठीक है, तो देखिए हम इसे बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। कैसे सर, सिंपल सी बात, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए सर कि जैसे ए और बी की आय में अनुपात है कितना 5/6, ये हमारा आय में अनुपात है। अच्छा सर, इनके जो व्यय में अनुपात है वो कितना है सर 4/5। अब अगर आप बेसिक लगाना चाहते हैं सर, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी कभी एक रेशियो हटेगा तो वहाँ एक वेरिएबल आएगा, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर आय से हम बचत को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, खर्च के बराबर हो जाएगा, एक्सपेंस के बराबर हो जाएगा। तो आय से बचत को माइनस करने पर, इनकम से सेविंग को माइनस करने पर एक्सपेंस आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम मान लें ए और बी की जो आय है, ए की हमने मान ली आय 5x और बी की हमने मान ली कितनी है 6x, तो ए अपॉन बी की बात कर रहे हैं, तो ए अपॉन बी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकम हो गई आय
5 और 6x, इसमें से हमने सेविंग माइनस कर दी, कितनी 6,000 रुपये है। और हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, एक्सपेंस रेशियो, जो कि कितना है 4/5, ठीक है 4/5। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए, जब भी कभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो यहाँ पर आप ट्रिक लगाइए, यहाँ पर थोड़ा अप्रोच लगाइए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं सर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब भी हमें कुछ करना हो तो एक तरफ आप वेरिएबल लिखें, एक तरफ वेरिएबल लिखें और एक तरफ क्या लिखें, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब आप समझते हैं एक्स वाई जो भी जेड दिया हो, और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू दे रखी हो। और एक बात आप समझ में रखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कि जो सेम साइन होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और अगर अपोजिट साइन हुए किसी चीज़ के तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। इतनी बात आप ध्यान रखें, कभी भी कहीं पर भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे यूज करेंगे इसको, अगर वेरिएबल की बात करें तो 5x और 6x वेरिएबल हैं, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25x और 4 का 6 में मल्टीप्लाई, देखिए हम दिखा देते हैं 25x और माइनस 24x, ये तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू बात करें, 5 6 जा 30,000 और 4 6 जा 24, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम चाहें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 6,000, और x अगर 6,000 है और हमसे पूछ क्या रहा है, a की मासिक आय, तो a की मंथली इनकम कितनी है 5x, तो इसलिए 5 × 6,000 की मदद से आप कह सकते हैं सर a जो है वो कितना कमाता है, 3,000 रुपये मासिक कमाता है। मंथली जो उसकी इनकम है वो कितनी है 30,000 रुपीज़। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिखा जाए राम की आय और व्यय में अनुपात, राम की आय और व्यय में अनुपात 10:7 है, इसकी मासिक बचत 1,500 रुपये है। इसकी मासिक बचत कितनी है 1,500 रुपये। तो राम की वार्षिक आय ज्ञात करें, राम की वार्षिक आय बताएं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंस रेशियो ऑफ राम इज 10:7, हिज मंथली सेविंग इज 1,500 रुपीज़, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ राम। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे सर, तो देखिए बड़ी आसानी से हम इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास दिया हुआ है 10:7, किस बात का अनुपात है ये, आय और व्यय में। हमारे पास आय और व्यय में अनुपात है कितना सर 10:7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राम 10 रुपये कमाता है तो 7 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ से अगर आप बचत की बात करें तो आप बचत कह सकते हैं, कितनी बचत हो रही है सर 3 हो रही है। अच्छा मान लीजिए आप बेसिक करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं। 10x - 7x की वैल्यू कितनी है 1,500 है। यहाँ से आप x निकालिए और फिर 10x की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक में आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे कि हम पढ़ते थे परसेंटेज से लेकर के कि वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग परसेंट इंटू फाइंडिंग परसेंट। अगर हम करस्पॉन्डिंग परसेंट नहीं है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखेंगे इंटू फाइंडिंग रेशियो लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर इस ट्रिक की बात करें तो ये क्या कहती है सर, कि जो भी मान होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और उस मान का जो अनुपात होगा उसे आप कहाँ लिखें, नीचे, और जो निकालने वाला अनुपात है उससे हमेशा क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। निकालने वाले अनुपात से आप क्या करें, मल्टीप्लाई, मान बटे मान का अनुपात इंटू निकालने वाला अनुपात, ठीक है। वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इंटू फाइंडिंग रेशियो। अब
इस क्वेश्चन को अगर हम इस ट्रिक से करें, बेसिक ना लगा करके, तो हम कह सकते हैं वैल्यू सर हमारे पास 1500 रुपये है और ये जो मान है वो किस चीज़ का है सर, बचत का है। अच्छा, बचत यहाँ पर 1500 रुपये है तो रेशियो में बचत कितनी है, 10:7 में अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, 7 रुपये खर्च कर रहे हैं तो रेशियो में सर 3 रेशियो बच रहा है। अच्छा सर, आय कितनी है, आय यहाँ पर है सर 10, लेकिन ये 10 क्या है, मंथली इनकम है और हमसे पूछ रहा एनुअल, तो एनुअल के लिए सर हम अलग से 12 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, राम की जो वार्षिक आय है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 3 5 जा 15, 12 5 जा 60, 3 0, तो 60,000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, वार्षिक आय हो जाएगी। नोट कर लीजिए। टाइप नंबर 4 देखते हैं, चौथे प्रकार के सवाल इसमें कैसे बनते हैं। तो चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉइन्स बेस्ड होते हैं। कैसे, क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या हैं सर, सिक्के। इनकी आगे है सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात 4:3:5 है। 4:3:5 है। यदि बैग में कुल 6,000 सिक्के हैं, 6,000 सिक्के हैं, 6,000 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। सिक्कों की संख्या बताएं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा, ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, देयर कॉइन्स रेशियो इज 4:3:5। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग इज 6,000 देन फाइंड द कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि सर कॉइन्स रेशियो दे रखा है, किसके लिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे में, तो 50 पैसे 25 पैसे ये सब कैसा दिया हुआ, 4:3:5 दिया हुआ। ठीक है, अब आप इस ट्रिक को यूज करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसे रब भी नहीं किया। इस ट्रिक को अगर यूज करना चाहते हैं, वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इनटू फाइंडिंग रेशियो, कैसे यूज करेंगे सर। वैल्यू है हमारे पास 6,000 और ये 6,000 सर किसकी वैल्यू है सर, ये 6,000 वैल्यू है सिक्कों की संख्या, और यहाँ पर हमारे पास अगर सिक्कों की संख्या देखें तो टोटल कितनी होगी, 4 3 7 + 12, तो इसका मतलब ये 6,012 की वैल्यू है। फाइंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि 5 है, तो यहाँ से 25 पैसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 12 पंचे 60, तो आपसे कह देंगे कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 2500 कॉइन्स हैं। नोट कर लीजिए। टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। पहली लाइन सेम है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि
इनकी संख्या में अनुपात 2:3:6 हो, 2:3:6 हो, 2:3:6 है, 2:3:6 है। यदि बैग में कुल 1200 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, देयर कॉइन्स रेशियो इज 2:3:6। इफ बैग कंटेन 1200 रुपीज़ देन फाइंड कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। ठीक है, बैग में 1200 रुपये हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1200 रुपीज़। अच्छा, ये पैसा काहे में है, रुपए में है। तो जब आपका पैसा रुपए में है तो पता है जैसा मान होगा वैसा ही मान का अनुपात भी होना चाहिए भाई। तो अगर ये पैसा रुपए में है तो कहने का मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग रेशियो भी काहे में होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए। तो ज़रा आप चेंज करें किस चीज़ को, कॉइन्स रेशियो को। कॉइन्स रेशियो क्या है, कॉइन्स रेशियो है हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स में रेशियो है 2:3:6। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आप समझिए कि अगर 1 रुपये के हमारे पास 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो आप ये बता सकते हैं कि कितने रुपए होंगे। अरे बहुत जल्द बता सकते हैं, बिल्कुल सर, कितने रुपए होंगे, 2 रुपये होंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर 1 रुपये के 2 सिक्के थे तो 2 रुपये हो गए। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हों तो कितना सर होगा, 1.5 होगा, 1.5 रुपीज़ होगा। अच्छा अगर 25 पैसे के 6 सिक्के हों तो कितना होगा, तब भी सर 1.5 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिक इतना तो पता ही होना चाहिए कि सर 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है। ठीक है, तो 25 पैसे के अगर आपको 1 रुपये बनाने हैं तो 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने रुपए हो गया, 1.5। अब जरा आप मुझे बताओ यहाँ से कि अगर ये 1200 रुपये है तो यहाँ पर रुपए का टोटल रेशियो कितना हुआ, 2, 1.5 दैट इज़ 1.5 1.5 रुपये या 1.5 दैट इज़ 3 और 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये रुपए की वैल्यू थी। अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3। इसको कट करेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 3 जा 1800 है। कितने कॉइन्स हैं, 1800 कॉइन्स हैं। नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई कॉइन्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कुछ मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला मिक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आपसे दिया गया है 2 संख्याओं में अनुपात 3:5 है। कितना है, 3:5 है। इनका HCF, इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इज़ 20। फाइंड इनका HCF कितना है, 20 है।
इनका एलसीएम बताएं, इनका एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा रेशियो इन टू नंबर्स इज 3:5, इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 20 फाइंड देयर एलसीएम। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सर? देखिए सॉल्यूशन में अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:5, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि इनका एचसीएफ ये है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इनटू फाइंडिंग रेशियो का। तो वैल्यू हमारे पास है सर 15। अच्छा ये 15 किसकी वैल्यू है? एचसीएफ की। अच्छा 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? आप रेशियो ना समझ के थोड़ी देर के लिए नंबर मान लीजिए कि 3 और 5 दो नंबर हैं, तो इनका एचसीएफ सर 1 होगा, और अगर 3 और 5 का एलसीएम देखा जाए तो सर कितना होगा? 15। सॉरी ये वैल्यू 20 गिवन है हमें, तो 20 हमारे पास एचसीएफ है और 3 और 5 का एचसीएफ 1 है, और एलसीएम 3 और 5 का कितना हुआ सर? 15। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो वैल्यू 20 हो गई किसकी? एचसीएफ की, जो कि रेशियो में कितनी होगी? 1। फाइंड करना चाहते हैं हम एलसीएम, जो कि कितना होगा? 15। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 × 2 कितना हो जाएगा? 300। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम 300। नोट कर लीजिए। वैसे एक फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर लें। नोट में क्या कि अगर दो संख्याएं कहीं पर भी हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग बड़े बेटे को, 3/8 भाग छोटे बेटे को, और शेष भाग अपनी पुत्री को देता है, अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 45,000 रुपीज़ प्राप्त हुए तो कुल धन कितना था? कुल धन ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा ए मैन डिवाइडेड 2/5 पार्ट ऑफ हिज मनी टू हिज ओल्डर सन while 3/8 part of his money to his younger son, while he gives remaining part to his daughter. If money obtained by daughter is 45,000, then find total amount या total money। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? करने से पहले हमें इसमें रेशियो पता होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, अगर हम बात करते हैं ओल्डर सन की, बड़े बेटे की, यंगर सन छोटे बेटे की, और डी फॉर डॉटर की, तो बड़े बेटे को मिला है 2/5 भाग, छोटे बेटे को मिला है 3/8, और शेष किसको मिला है? डॉटर माने पुत्री को। अब देखिए वैसे जो हम समझते हैं डॉटर अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अगर हम x मानते हैं तो x से माइनस करेंगे इन पार्ट को। अगर 1 पार्ट है पूरा इनकम तो उसमें से हम इनको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि टेक्नोलॉजी क्या हो रही? चेंज हो रही, चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, तो इस तरीके की कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो हम इसे नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट डॉटर निकालेंगे। कैसे? इन दोनों की मदद से। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 और 8 का एलसीएम सर कितना होगा? 5 और 8 का एलसीएम होगा 40। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16,
8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15। अब आप मुझे बताओ कि अगर टोटल आपके पास 40 रेशियो है, जिसमें से 16 रेशियो आपने बड़े बेटे को दिया, 15 रेशियो आपने छोटे बेटे को दिया, तो 16 और 15 कितना होगा 31। अगर 31 आपने दे दिया है तो अब आपके पास पुत्री के लिए कितना बचा, डॉटर के लिए कितना बचा, 9 बचा सर। डॉटर के लिए कितना बचा, 9। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 45,000 जो है, 45,000 ये वैल्यू है किसकी, डॉटर की, जो कि रेशियो में कितनी है 9, रेशियो में कितनी है 9। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल, और टोटल हमारे पास कितना है 40। कैसे, चाहो तो आप इन्हें सम कर लो, 16, 15 + 9, या टोटल एलसीएम से भी पता चल जाएगा 40। तो यहाँ से कुल धन कितना हो जाएगा, टोटल जो मनी है वो कितनी हो जाएगी, 5 × 4, टोटल जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख। 9 से डिवाइड किया 5, 5 × 4 दैट इज़ 2 लाख। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में अनुपात 5:3 है। कितना है, 5:3। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात है 5:3। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 400 है। कितनी है, छात्रों की कुल संख्या है 400। अब है, यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो क्या होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को अगर हम कहें, इन ए स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो इज़ 5:3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 400, इफ़ 50 गर्ल्स कम्स मोर देन फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई, सबसे पहला काम है कि हमने लिखा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है। बॉयज़ है हमारे पास 5 और लड़कियां हैं 3, और टोटल कितना है 400। तो पहले हम स्टार्टिंग में निकाल लें इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से, कि अगर हमारे पास 400 टोटल स्टूडेंट हैं तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट 5 × 3 कितना हुआ 8, यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 50, एक रेशियो का मान कितना आ गया 50। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि बॉयज़ और गर्ल्स कितना रहा होगा 50 के, अगर एक रेशियो का मान 50 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 250, 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 250, और 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा सर 150। ठीक है, तो पहले जो लड़के होंगे 250 और लड़कियां कितनी होंगी 150। अब नई कंडीशन में क्या हो रहा है कि 50 लड़कियां और आ गई। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका मतलब ये हुआ कि 50 लड़कियां और आ गई, तो 50 लड़कियां आप इसमें और ऐड कर दें और इनके बीच में क्या ले लें रेशियो। तो क्या हो जाएगा 250, और ये 150 + 50 200, ये कैंसिल हो गया। 5 से कट किया, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। तो इनके बीच में जो नया अनुपात होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स में वो कितना होगा 5:4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
तो इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को किया। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।